Hello, my dear students. Welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. Here is Vinay sir. Today I am going to discuss the important question sets, especially model question set number 1. That is very much important for the second terminal examinations, जो कि लगता है कि 16th of this month को आपका पेपर स्टार्ट होंगे और उस सब सेट में जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए हैं बोर्ड के हिसाब से, तो मैं एक एक करके सॉल्व कर देता हूँ. हियर डियर स्टूडेंट्स, आई विल स्पीक इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश. आई विल एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश. एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग इन द इंग्लिश मीडियम or who is preparing in the Hindi medium, they should run behind the concept of the mathematics, not the language. If your language is English, you can get the benefit of all that ones, and if your language is Hindi, still you can understand because I will explain in both the language. Here is the aim to convert Pelham, a knowledge city, or we can say a center of excellence. Here is a small effort, but mission is big. My and your effort, if at any time will resonance, that will give you the bombastic result in the coming time. So have confidence, have guts, and let's start without doing a single minute late, without wasting a single minute time. तो मॉडल क्वेश्चन सेट 1 का मैथमेटिक्स का पेपर आपके पास पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए. सेक्शन ए में 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिसमें 5 आपको सॉल्व करने हैं. So I have solved all the question paper because today we have to learn the concept behind the mathematics. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है हमको इसको कोशिश करना है. मैंने क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है और बना के रखा है सो दैट कि मैं अपने टाइम को कम कर लूँ लिखने वाला समय को. माई फोकस इज टू मेक द फंडामेंटल क्लियर व्हाट इज द स्टेप्स आई हैव टेकन. मैं इसको बनाने में कौन कौन सा स्टेप्स लिए हैं इसके ऊपर मेरी ज़्यादा फोकस होगी सो दैट कि आपकी पूरे के पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना. तो आप यहाँ से देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं वन बाय वन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चंस एंड इट्स वेरी सिंपल. ये आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से जो पहले चैप्टर आता है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द फैक्टोरियल. तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल में क्या होता है, कोई भी नंबर अगर लिखते हैं और कहता है फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5, तो कोई भी नंबर अगर आपसे कह दिया कि अगर फैक्टोरियल 4 है, हाउ वी कैन राइट दिस वन एज द नेम इंप्लाइज. फैक्टोरियल 4 को हम लोग एल लिख के 4 लगा दीजिए या 4 लिख करके आप एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा दीजिए. देयर आर टू वे टू राइट द फैक्टोरियल टर्म. फैक्टोरियल कहने का मतलब ये होता है जहां से नंबर होगा वहां से फैक्टर के रूप में लिखते हुए 1 तक आ जाइएगा. दिस इज फैक्टोरियल. अगर इसको हमें लिखना होगा तो फैक्टोरियल 4 को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिएगा 4 into 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4 into 3 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं इफ नेसेसरी. मतलब हर फैक्टोरियल टर्म को हम बड़े से छोटे टर्म में ट्रांसफर कर लेते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन. इफ 1/6 फैक्टोरियल plus 1/7 factorial is equal to x by 8 factorial and we have to find the value of x. ये पहला क्वेश्चन है. अगर इसमें आपको सॉल्व करना है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, कोई टेंशन ही नहीं है ना. तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए करते क्या है, इसी क्वेश्चन में देखेंगे सबसे छोटा वाला टर्म कौन है. तो फैक्टोरियल 6 दिख रहा होगा, उसके बाद फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8. तो फैक्टोरियल 6 को छोड़ देंगे, 7 को फैक्टोरियल 6 में बदल देंगे, 8 को फैक्टोरियल 6 में बदल देंगे और कॉमन लेकर के काट देंगे. x का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा. और शायद यही बात हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है. देखिएगा यहाँ पर ना हम कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं कि फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए हैं तो देखिए फैक्टोरियल 7 को आप ये 7 है और ये फैक्टोरियल है 7 into 6 फैक्टोरियल आप ऐसे लिख सकते हैं. और फैक्टोरियल अगर 8 है तो इसी को हम लिख सकते हैं 8 into 7 into फैक्टोरियल 6. करेक्ट है माय डियर. तो उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ से लिख दिया है कि फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 6 के टर्म में और फैक्टोरियल 8 को भी फैक्टोरियल 6 के टर्म में लिख दिया. फैक्टोरियल अगर 8 है तो 8, उसके बाद 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक आते हैं. लेकिन हम लोग देखते हैं कि कौन वाला टर्म कॉमन है वहीं तक लेकर के हम लोग रोक देते हैं क्योंकि आपका कॉमन टर्म कटने वाला है. जब ऐसा हम लोगों ने कह दिया तो ये देखिएगा वैल्यू हमारे पास जो लिखे हुए हैं
यहाँ पे फैक्टोरियल 6 7 into फैक्टोरियल 6 8 7 फैक्टोरियल 6। अब क्या कर लिए, इसमें से हम फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले लेते हैं, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ पर 1 और 1/7 या x 8 7 और यहाँ से फैक्टोरियल 6 और यहाँ से फैक्टोरियल 6 को कट कर दिया तो बचा कितना 7 1 जा 7 और यहाँ पर 8 8/7 x/8 into 7 7 7 को हम लोगों ने उड़ा दिया हुआ है तो x is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इज द वैल्यू वी हैव गॉट x equal to 64। I think so this is very simple and concept behind this is this। ओके तो मैंने कोशिश किया हुआ है कि अपने समय को बचा ले, हम कैलकुलेशन में क्या स्टेप्स लिखा हुआ है उस स्टेप पर फोकस करते हैं सो दैट कि 2 घंटा की वीडियो के हम 45 मिनट्स में ही आपको क्लब कर दें ना। तो कोशिश किया है कि आपको हम डाटा को भी बचा दें, है ना। एनीवे आगे देखिएगा हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सो देखिए सेकंड नंबर, इफ nth टर्म ऑफ a sequence is given by the rule, सेकंड नंबर ऑफ द sequence is given by the rule, हमारे पास ये इस रूल से दिया हुआ है। दिस इज रूल इज व्हाट, an is equal to 4n minus 3, then find the value of a 17 and a 24। भाई n है तो 4n minus 3 है, यहाँ से a 17 निकालना है और a 24 निकालना है। इट मींस ऑब्वियस है माय डियर, n का वैल्यू 17 ले लेंगे एक बार और एक बार 24 ले लेंगे, रख देंगे फार्मूला में, आंसर आ जाएगा। तो फटाफट यहाँ से देखिए गिवन फार्मूला आपको दिया हुआ है तो हम लोगों ने क्या कर लिया हुआ है, n का मान 17 लिया, 4 into 17 minus 3 तो 4 17 4 जा 68 minus 3 65, दिस इज योर रिजल्ट। फर्स्ट वाला आ गया और 24 है तो 24, हमें 4 से गुना करेंगे 96 और 3 घटा देंगे तो 93, दिस इज योर रिजल्ट। आई थिंक सो यू हैव गॉट इट, एकदम है लड्डू। खाते रहो और पढ़ाई करते रहो, मस्ती में रहो। अब अगला क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -2 एंड -1 4। भाई मैंने 2 पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शुरू से पढ़ रहे हैं, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट को हम लोग स्लोप कहते हैं। फिर से चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा हुआ है आपके पास वीडियो में, और वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। तो भाई आप फर्स्ट पॉइंट में से सेकंड को घटाओ या सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्लोप विल रिमेन सेम। AB लाइन को हो या BA लाइन को हो, आपका जो किसी एक्सिस के साथ में झुकाव रहेगा वो लाइन का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कह दिए हैं अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है 3 -2 and -1 4 तो हमें चेंज इन y कोऑर्डिनेट, ये देखिएगा हम लोगों ने इसको ले लिया है सीरीज वन, ये वाला y2 और ये वाला हम लोग क्या लिया y1 और ये वाला x2 और ये वाला x1। इस तरह से अगर हम लोग कह दिया तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट 4 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और यहाँ पर देखिए -1 में से 3 को घटा देंगे तो -1 - 3 दैट इज 6/-4 एंड दिस वैल्यू वी हैव गॉट, दिस इज 3/2 विद नेगेटिव साइन। माय डियर इसी को tan थीटा कहते हैं, इसी को tan थीटा कहते हैं। अगर थीटा का मान पूछेगा कि 90 से बड़ा कि छोटा तो ऑफ कोर्स हम देख के बोल देंगे कि थीटा का मान 90 से बड़ा है। काहे का बोलेंगे भैया, तो tan थीटा का मान निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का मान 90 से बड़ा होगा और फर्स्ट और थर्ड में tan का मान पॉजिटिव होता है। ये सब आपको पढ़े हुए हैं, जैसे हम हल्का हल्का हिंट दे रहे हैं। फटाफट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 3 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों ने सब देख लिया जिसमें स्लोप निकालने थे। अब क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट रीड इट। What is the question? Find the point on the x-axis which is equidistant from the point 7 6 and 3 4। ठीक है भाई, 2 पॉइंट दिया हुआ है 7 6 और 3 4, वहां से x-axis पे एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो बराबर डिस्टेंस पे हो दोनों पॉइंट से। बहुत सिंपल सा है, x-axis पे कोई पॉइंट होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियस है एनी पॉइंट ऑन द x-axis वी कैन अज्यूम x0 और अल्फा 0। तो हम लोगों ने यहाँ पर मान लिए हैं x0, तो एनी पॉइंट ऑन द x-axis x0 हम लोगों ने ले लिया है। अब ये डिस्टेंस फार्मूला आप लगा दो, अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला, AO निकालो और BO निकालो, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लोगों ने लगाया हुआ है तो ये देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगा देंगे 7 - x होल स्क्वायर 6 - 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये 10th में भी पढ़े हुए हैं, 11th में पढ़े हुए हैं, अभी मॉडल सेट पेपर में भी हम लोग बना रहे हैं। फिर डिस्टेंस फार्मूला 3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 दैट इज 4 का स्क्वायर है, रूट दोनों तरफ से हटा दिए
और रूट हटाने के बाद में हम लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर और 6 स्क्वायर a माइनस बी दैट इज 3 माइनस x का होल स्क्वायर को तोड़ दिया है। तो 7 स्क्वायर माइनस 2 7 इंटू एक्स 14x हो गया प्लस x स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर दैट इज 6। ठीक है, ऐसे 9 और 2 इंटू 3 इंटू x दैट इज 6x फिर x स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर 16 हो गया। x स्क्वायर टर्म हम लोग को कट गया है, x को टर्म एक जगह लिया और कांस्टेंट टर्म को एक जगह पे उठा लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 14 है, यहाँ पर 6x है, इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस होकर क्या आया तो 8x बच गया और बाकी कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले आएगा। फाइनली जिसको निकालना रहता है उसे हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं, बाकी को वैल्यू निकाल देते हैं। इन दिस वे वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, बहुत आसानी से मान कहेंगे 15/2 है, इसलिए कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना पड़ेगा x0 का मान दिस कुड बी रिटन एज 15/2 0, दिस इज द पॉइंट ऑन द x axis, दिस इज योर आंसर। तो आई सपोज कि ये भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब अगला देखिए यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। देख रहे हैं ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑन द पैराबोला। ये आपको निकालना है। ऑलरेडी आई हैव टॉट द वेरी गुड कांसेप्ट रिगार्डिंग द पैराबोला। तो फॉर दिस वंस हमने बताया था कि जिस वेरिएबल का पावर 2 होता है उसके अपोजिट एक्सिस में सिमेट्रिक होता है। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं वेरिएबल y का पावर 2 है, तो सिमेट्रिक अलोंग द x एक्सिस और x का पावर में 2 होता है तो सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस है। तो ऑब्वियस है ये है कि अगर इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो फट से बोलेंगे कि सर y का पावर 2 है तो सिमेट्रिक अलोंग द x एक्सिस होंगे। जहां से कर्व मुड़ता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, राइट। और एक पॉइंट होता है फोकस, फोकस से राइट एंगल बनाते हुए फोकस से पास करेगा और एक्सिस से राइट एंगल लाइन बनाते हुए जो जाएगा उसी को हम लोग लैटिस रेक्टम कहते हैं। ये सब मैंने पढ़ा रखा था। लैटिस रेक्टम जो x का कोफिशिएंट होता है उसी का मान लैटिस रेक्टम होते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 12 के है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑलरेडी आई हैव टॉट इन द क्लासरूम एंड आई एम राइटिंग हियर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। 4a को आप इक्वेट कर दीजिए इसके बराबर x का कोफिशिएंट से, तो 12 हो गया। इसका मतलब लैटिस रेक्टम का वैल्यू अगर आपसे निकालने के लिए पूछेगा तो सीधा सीधी हम लोग यहाँ से बात कर देंगे कि सर स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना कर दिए हैं तो लैटिस रेक्टम इक्वल टू 4a दैट इज इक्वल टू 16, दिस इज द लैटिस रेक्टम वैल्यू। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फोकस द लैटिस रेक्टम का फोर्थ पार्ट को हम लोग फोकस करते हैं, यानी कि 4a इक्वल टू 16 देन a इक्वल टू 16/4 दैट इज इक्वल टू 4। तो वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द लैटिस रेक्टम इज एज, ये देखिए फोकस का कोऑर्डिनेट हम लोग को a0 ले लिया और लैटिस रेक्टम का वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 16 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोगों ने कंपेयर कर दिया हुआ है। अगर यही क्वेश्चंस में ये घुमाया हुआ रहता सीरीज वंस कि y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू माइनस x, ये सवाल हो गए होते तो इसका डायग्राम हम लोग लेफ्ट साइड में बना दिए होते, राइट साइड में पॉजिटिव साइड में नहीं, किधर नेगेटिव साइड में। फोकस का मान -4 0 होता बट लैटिस रेक्टम का मान न्यूमेरिकल वैल्यू जस्ट का प्लस होता। तो ये जस्ट सवाल को घुमाने के तौर तरीके हैं जो बहुत आसानी से घूम जाते हैं। अगर x का पावर 2 होता तो y में सिमेट्रिक होते हैं, y का पावर 2 है तो x में सिमेट्रिक होता है। ऑलरेडी आई हैव टॉट इट इन द क्लासरूम, सो जस्ट आप लोग रिवाइज करेंगे। नेम द ऑक्टेन इन व्हिच द पॉइंट्स 1 2 3 एंड -4 -2 -3 लाइंस। तो आप समझिएगा दो एक्सिस से कट करते हैं x और y से, तो जो प्लेन होते हैं वो 4 भागों में कट जाएंगे। अगर z एक्सिस से भी कट कर दीजिएगा तो ये हम लोग को 4 ऊपर और 4 नीचे, राइट, तो हम लोग को 8 भाग में हो जाएंगे। समझिएगा दो एक्सिस xy से काटते हैं तो 4 क्वाड्रेंट में 4 पार्ट में बढ़ता है। अगर एक थर्ड एक्सिस हम लोग ले लेंगे, थर्ड प्लेन z एक्सिस ले लेंगे तो पूरे जो आपका 4 ऊपर में और 4 नीचे में, तो 8 ऑक्टेन हम लोग को मिल जाएगा। तो ईच ऑक्टेन में फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होते हैं और फिर फर्स्ट के अपोजिट में जो हमारे पास नीचे साइड में आएगा जिसमें सब का सब नेगेटिव मान, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव और z भी नहीं है, तो 7th ऑक्टेन में हमारे पास ये वैल्यू आ जाते हैं। तो इसका आंसर आ गया 7th में। अब आगे आइए, लिखा हुआ है ए कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल ए हेड कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस। बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा। एक कॉइन को टॉस रिपीटेडली करे, एक सिक्का ले लिया और उसको रिपीटेडली हम लोग उछाल रहे हैं
उछाल रहे हैं तो कह रहा है ये देखिए कम्स अप कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल ए हेड कम्स, अंटिल जब तक हेड नहीं आ जाता है तब तक उछालते जाना है। दैट इज अ मैटर ऑफ चांस। हेड विल कम इन द फर्स्ट, head will come in the second jump, head will come in the third toss, head will come in the fourth toss। ये कभी भी आ सकता है। फर्स्ट टॉस किया तो हेड आ सकता है, सेकंड टॉस किया उसमें आ सकता है, थर्ड आया तब भी। अगर फर्स्ट आया तो फर्स्ट टॉस करने के बाद हेड आ गया तो वहीं रोक देंगे, नहीं आया तो टेल आया होगा, टेल के बाद फिर हेड आया होगा तब वहां रोक देंगे। अगर 2 बार टेल आया तो तीसरा बार में हेड आएगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हियर। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। I have already defined it. Collection of all possible outcomes in the activity. Activity is what? Tossing of a coins, and we are continuously tossing the coin till we get the head. तो हमको चांस है कि फर्स्ट में भी मिल सकता है, 100 के बाद भी नहीं मिल सकता है, या n नंबर के बाद भी हमको जाकर के अंतिम में मिलेगा। तो ये नंबर फाइनाइट नहीं है, यह इनफाइनाइट बार हम टॉस कर रहे हैं, हर बार टेल आ रहा है, अंतिम में जाकर के हेड आया। तो देयर आर मेनी नंबर ऑफ टाइम्स चॉइस कैन बी टॉस। तो हमारे पास टोटल इवेंट्स की अगर बात करेंगे तो मेरे पास फर्स्ट का जो कहानी कहेंगे तो ये देखिए फर्स्ट आपको आया, एक ही बार किया और हेड आ गया, ये चांस है। हम एक बार में नहीं आया तो दूसरा बार में हेड आया, 2 बार हेड नहीं आया, 2 बार टेल आया, तीसरा बार में हेड आया। तो ये सब पॉसिबिलिटी है आने का। 3 बार हेड आया, चौथा में 3 बार टेल आया, चौथा में हेड आया। इस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि n टाइम्स टेल आ रहा है, अंतिम में हेड आ गया। तो ऑल आर द पॉसिबल इवेंट्स। तो ये हम लोग कहेंगे भैया ये फाइनाइट नंबर नहीं हो रहा है कि कैवा में मेरे को हेड आ जाएगा, इसीलिए सॉल्यूशन सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द आउटकम्स, और इसका जो सैंपल स्पेस हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ द आउटकम्स पॉसिबल। ये सैंपल स्पेस ही है और यही आपको सैंपल स्पेस लिखना है। आई थिंक सो आप लोग इसको सॉल्व बड़ी आराम से समझ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं सेक्शन बी में। देखिए सेक्शन बी में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। Okay. This is the section B question है। section B में how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 5 7 then no digit appears more than once। मतलब ये कहना है कि हमको डिफरेंट टेलीफोन नंबर बनाने हैं, ठीक है, 0 से 9 में से डिजिट को लेकर के, बट शर्त ये रखा है कि पहला और दूसरा वाला जो पोजीशन है 5 और 7 को रखेंगे। तो भाई 5 और 7 फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में रखने का तौर तरीका मेरे पास एक ही है, 5 को लेकर बैठा दिया और यहाँ पर 7 को लेकर बैठा दिया। स्टिल मेरे पास टोटल 10 डिजिट से 0 से लेकर के 9 तक में 10 डिजिट होते हैं, जिसमें से कि 2 डिजिट को हमने भर दिया है एक तरीका से और एक तरीका से। अब यहाँ से कह रहे हैं कि भैया थर्ड वाला पोजीशन में मेरे पास नंबर अगर चुनने जाएंगे तो मेरे को 8 नंबर हो सकते हैं। 5 और 7 को छोड़ दीजिए तो नंबर कितने बचे मेरे पास 8 में से एक को भरेंगे तो तरीका कितना हुआ 8। अब वो एक को भर दिया तो अब लेटर कितने बचे, एक यहाँ पर 5 बैठा दिया, 7 बैठा दिया, यहाँ पर हम एक कोई नंबर को बैठा दिया तो 3 नंबर का पोजीशन भर दिया तो मेरे पास 7 को नंबर बने। अब अगला पोजीशन में मेरे पास 7 नंबर में से कोई बैठा सकते हैं तो तरीका मेथड्स कितने हो गए 7, और अगला वाला नंबर को हमें बैठाने हैं तो मेरे पास 6 डिजिट है, 6 में से मैं किसी को ले सकता हूँ, इसलिए मेरे पास नंबर ऑफ वे टू पुट ए डिजिट एट द लास्ट पोजीशन इज 6। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो भाई ये काम को कंप्लीट करने के लिए 5 डिजिट्स का टेलीफोन नंबर बनाने के लिए मैं सब पोजीशन पर नंबर को रखा तब जाके काम कंप्लीट हुआ। और ऐसा होता है कि ईच एंड एवरी पोजीशन वी हैव टू जस्ट पुट एंड देन वर्क इज फिनिश। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, अगर सब घर को हम लोग रख देंगे एक एक करके न सजा देंगे और सजाने के बाद काम कंप्लीट होगा, उस कंडीशन में हम लोग प्रोडक्ट का रूल लागू करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो टोटल पॉसिबल टेलीफोन नंबर्स पहला में एक तरीका से और ये भी एक तरीका से, क्योंकि ये कहा दिया कि 5 और 7 को रखबे करेंगे तो जबरदस्ती है कि रख दिया। उसके बाद मेरे पास 8 नंबर थे तो ये वाला थर्ड पोजीशन को 8 तरीका में से कोई एक तरीका ले सकते थे। उसके बाद मेरे पास 7 डिजिट बचे तो इस 7 में 7 में से कोई एक ले सकते थे। लास्ट में मेरे पास 6 डिजिट बचे तो लास्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय द 6 वे। तो टोटल नंबर ऑफ द वेज के लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 into 1 into 7 into 6 and we have got the value of 336। that is your answer। I suppose कि ये आपके लिए आसान ही रहा होगा, कहीं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगला वाला पॉइंट अगर हम लोगों ने बात करेंगे
Find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5. वाह, 1000, 100 और 1000 के बीच में जितने नंबर मल्टीपल ऑफ 5 के आएंगे सबका एडिशन क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आसान है भाई, वही 100 और 1000 के बीच में 5 से मल्टीपल वाला क्वेश्चन जो होंगे तो पहला टर्म हो जाएगा 105, 1010, 1015, 120 और लास्ट टर्म हो जाएगा 995। और आपको 100 और 1000 के बीच का नंबर चाहिए तो लास्ट वाला तो हम लोग लेंगे नहीं। तो ये बताइए कि हाउ मेनी टर्म्स वी हैव। तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका देखिए। हम लोग एपी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस लगातार दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ भी आपको 5 है, हियर इज आल्सो डिफरेंस इज व्हाट 5। सो दिस सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट नंबर इज 105 एंड लास्ट नंबर इज 995। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स आर अवेलेबल, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं सब मिला करके। तो तरीका होता है कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस n - 1 इनटू दी लास्ट है 995, 105 फर्स्ट टर्म प्लस n नंबर ऑफ टर्म -1 इनटू 5 कॉमन डिफरेंस हो गया। तो n का मान हम लोगों ने निकाला, देन वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 179 नंबर ऑफ द टर्म्स आर इन बिटवीन 100 and 1000 which is divisible by 5। ये हम लोगों ने निकाल लिया। माय डियर नंबर ऑफ टर्म हमने निकाल लिया। मेरी चार्ट क्या था, जोड़ निकालने के लिए, सम निकालने के लिए। तो सम निकालने का फार्मूला होता है s = n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। या ये भी फार्मूला होता है जो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, s = n/2 2a प्लस n - 1 इनटू d। ध्यान रखिएगा ये फार्मूला है। इसी फार्मूला को सजा दिए हैं फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता था इसलिए हम लोगों ने ये काम कर दिए हैं। और ये यहीं से आ गया है n/2। ध्यान रखिए ये वाला a है और ये वाला हमारे पास हो गया a प्लस n - 1 इनटू d। तो ध्यान रखिए ये वाला फर्स्ट है और ये वाला लास्ट टर्म है। अभी आप लोग pn टर्म पढ़ेंगे थे। तो फर्स्ट एंड लास्ट 179/2 105 प्लस 995, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म। हमने जोड़ दिया, यहाँ से कट मार दिया, दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लाई करने पर निकल गया है। आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए परेशानी का कोई कारण है, राइट। हम लोगों को जैसा जैसा कहा हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 एंड दैट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। यही का आपको सवाल था। तो भाई हमारे 100 से ऊपर 5 से डिविजिबल वाला पहला नंबर 105, फिर 1010, 101, 115 ऐसे आएंगे। हमारे पास वैल्यू है ना। लास्ट का टर्म कितना होगा 995। 1000 से नीचे ही में चाहिए। भाई कितने टर्म हो ये निकाल लिया और फार्मूला हमने लगा दिया और वी हैव गॉट इट। बहुत सिंपल। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। और आई डोंट थिंक सो इट इज इट्स वेरी सिंपल। आपके पास लिखा हुआ है कि लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x24। बड़ा आराम है। दो पॉइंट -2, 6 and 4, 8 से जो लाइन जाएगा वो परपेंडिकुलर है। दूसरा पॉइंट 8, 12 और x24 से जाएगा। तो मतलब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन का हम स्लोप निकाल लेंगे और प्रोडक्ट इक्वल टू -1 कर देंगे, मेरे को आंसर आ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये देखिएगा, हमारे पास लिखा हुआ है CD 8.48 दिया हुआ है, एक -26 दिया हुआ है, AB 812 दिया हुआ है, x24 ले लिया। तो CD वाले का स्लोप निकाल लिया तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट 8 में से 6 गया एंड साथ में हमारे पास 4 -2 दैट स्लोप वैल्यू वी हैव गॉट इट 1/3। अगला AB का स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है। तो AB का चेंज इन y कोऑर्डिनेट 24 - 12 डिवाइडेड बाय x/8 ये स्लोप निकाला। देखिए तो दिस इज फर्स्ट स्लोप, दिस इज सेकंड स्लोप और दोनों स्लोप का प्रोडक्ट हम लोग को -1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो वैल्यू आ गया x का मान देखिए 4। तो हम लोग को जो अननोन कोऑर्डिनेट था वी हैव गॉट इट। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास ये सवाल का सॉल्यूशन है। अगला वाला पॉइंट हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 2x - 3y - 6 = 0। फाइंड इट्स स्लोप x एक्सिस, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। मतलब कोई लाइन अगर जनरल दिया हुआ है ax + by + c तो उसके लिए हम लोग को स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला बनाए थे कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिए।
और अगर हम लोग को स्लोप निकल गया तो इंटरसेप्ट मतलब कोई लाइन को खींच दिए तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, वाई पे कहाँ कट कर रहा है, ये निकालने के लिए अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कट कराना, कितना कट किया ये निकालना है तो y का मान 0 पुट कर दीजिए, इसलिए कि x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। अगर कोई लाइन y को कट कर रहा है तो y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। तो बहुत सिंपल सा है, दिस इज द इक्वेशन गिवन, राइट। हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y इज -3, माइनस फार्मूला का तो 2/3 आ गया। अब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है तो y का मान 0 पुट कर दिया गया, तो 2x - 3 × 0 - 6 सॉल्व किया, x का मान 3, मतलब ये लाइन x एक्सिस पे 3 यूनिट कट करता है। सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 then 2 × 0 - 3y - 6 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -2। ये वाला मान हम लोगों ने निकाल लिया है। अगला हम लोग देखते हैं एलिप्स का इक्वेशन कि कैसे करते हैं इसको। देखिए ये अगर एलिप्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स व्हिच वर्टिसेस आर 0.60 एंड फोकी आर पॉइंट ±4 एंड 0। फोकी का पॉइंट दिया हुआ है ±4 एंड 0। एलिप्स में जो एक्सिस बड़ा होता है उसको मेजर और जो छोटा होता है उसको माइनर। ये कोऑर्डिनेट देख के हम पता कर लेते हैं कि मेजर दिया है कि माइनर दिया है। इसका मतलब x का वैल्यू दिया हुआ y का मान 0 है, फोकस में x का वैल्यू दिया हुआ y का मान 0 है। तो जिस एक्सिस पे फोकस लाई करता है, नंबर 1, नंबर 2, जिसका वैल्यू बड़ा मान दिया रहता है वो मेजर एक्सिस है। तो x एक्सिस का मान मेजर एक्सिस हो गया और y एक्सिस माइनर हो गया, क्योंकि फोकस भी x एक्सिस पे है और यहाँ पर वर्टेक्स का भी मान आपको x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए x एक्सिस का मेजर एक्सिस और y एक्सिस क्या है आपको माइनर एक्सिस है। तो x वाले का जो मेजर एक्सिस के जो आधा मान आता है उसका a कहते हैं और पूरा का 2a कहते हैं, और y एक्सिस जो माइनर वैल्यू होता है उसको पूरे माइनर एक्सिस के आधा मान को b कहते हैं, और पूरे माइनर एक्सिस के लेंथ अगर हम लोग बोलेंगे तो 2b कहते हैं। e आपका इसेंट्रिसिटी है। तो वी नो दिस वन कि वर्टेक्स इसको कहते हैं जिस पॉइंट से कर्व बेंड कर जाती है उसी को हम लोग वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। यहाँ से देख रहे हैं कर्व ऐसे आया वैसे बेंड कर गया, यहाँ से कर्व ऐसे आया ऐसे बेंड कर गया। ओके, एक पॉइंट हम लोग ये फोकस नंबर 1 एंड दिस इज फोकस नंबर 2। अब बताइए कि हमारे पास वर्टेक्स का मान 60 दिया है, फोकस का मान आपको दिया हुआ कितना 40। फोकस का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ का वर्टेक्स a है तो फोकस का कोऑर्डिनेट AE होता है, तो AE इक्वल टू 4 दिया हुआ है, a का मान 6 दिया हुआ है, तो E का मान इसेंट्रिसिटी 2/3 आ गया। इलिप्स का वैल्यू इसेंट्रिसिटी का मान इलिप्स के केस में हमेशा लेस देन 1 होता है। अगर गलती से भी 1 या 1 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब आपने मिस्टेक कर दिया हुआ है। eccentricity of the ellipse that its value is always less than 1 and eccentricity measures that disorderness of the curve। अगर eccentricity सर्कल का बोलेगा तो 0 बोल दीजिएगा, पैराबोला का बोला तो 1 बोल दीजिए, इलिप्स का लेस देन 1, हाइपरबोला का ग्रेटर देन 1। मतलब ई का मान देख करके हमें कर्व कितना डिसऑर्डर में है ये बात पता चल जाती है इसेंट्रिसिटी से। हमारे को एलिप्स का इक्वेशन निकालना है और फॉर दैट व्हाट वी विल डू दिस वन हियर। आप यहां से देखो एक फार्मूला है मेजर और माइनर एक्सिस में, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस b स्क्वायर। b है सेमी माइनर एक्सिस और यह सेमी मेजर एक्सिस, मतलब यहां से यहां तक आपको 6 दिया हुआ था, e का मान निकाल लिए रख देंगे तो b स्क्वायर का मान निकल जाएगा 6 स्क्वायर इनटू 1 माइनस 2/3 होल स्क्वायर। टोटल को कैलकुलेशन किए तो 6 स्क्वायर 5/9 कट कर दिया 20। It means b square value we have got it, that is 20 value. The standard equation of the ellipse we know this one, that is x square by a square plus y square by b square equal to 1. We have already got the value of, given the value of a, that is x square by 6 square plus b square का मान हम लोगों ने लिखा है 20। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, y square by b square value directly we are going to put b square equal to 20. In this way we have got the ellipse equation x square by 36 plus y square by 20 is equal to 1. Okay dear, अगला वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, ये देखिए
so that the points 0, 7, minus 10, 1, 6, minus 6 and 4, 9, minus 6 are the vertices of an isosceles triangle. तो डियर कुछ करना नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग को बात करना है तो दो साइड हम लोग को बराबर आ जाना चाहिए आइसोसेलेस, और इक्विलेटरल में हम लोग को तीन साइड। तो देखो भैया तीन कोऑर्डिनेट हमने नाम दे दिया हुआ है, तीन कोऑर्डिनेट नाम दिया ए बी और सी। ए बी का नाम हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो 1 - 0, 6 - 7, -6 - 10 लगा दिया और होल स्क्वायर किए तो 1 - 0 1 का स्क्वायर 1, 6 - 7 तो स्क्वायर कर देंगे तो -1 का स्क्वायर में 1 और यहाँ पर -6 और 10 जोड़ देंगे तो 4, 16 ओवरऑल 18 वैल्यू आया इसका। फिर डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने डियर यहाँ से लगा रहे हैं, ए बी निकाल लिया, BC निकाल के हम लोग देख रहे हैं तो BC मतलब 4 - 1 9 - 6 और -6 - 6। तो डियर यहाँ पे 4 - 1 3, 9 - 6 हम लोग के पास में वैल्यू आ गया है 3 का स्क्वायर और -6 - 6 दैट इज 0 का स्क्वायर। मान निकाला तो मेरे पास आ गया है 18, देख रहे हैं ना। मान निकाला तो BC का मान भी 18 आ गया और AB का मान भी 18 आ गया। CA का मान हम लोगों ने निकाल लिया तो C का मान देखिए 0 - 4 ये लिखे हुए ना, यहाँ देखिए तो दिस इज CA, C का मान है दिस इज 0 CA का मान है ना भाई, CA कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है तो C के कोऑर्डिनेट में मान हम लोगों ने कैसे निकाल रहे हैं यहाँ से देख लीजिए। तो वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो देखिएगा C का मान है और A का मान है, 0 - 4 लगा दिया भैया 0 - 4। उसके बाद हमारे पास है A 7 - 9 अगला लगा लिया -10 -8 तो ये वाला वैल्यू हमारे पास हो गया 16, दिस वैल्यू इज 16। यहाँ देखिए 7 में से 2 गया 9 स्क्वायर किया 4 और ये वाला -10 में से 6 जुड़ गया तो आ गया 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 36, देख रहे हैं ना। तो वैल्यू हमारे पास जो आ रहे हैं तो दो साइड बराबर हो रहे हैं, पिछला साइड हम लोग को बराबर नहीं आया, ध्यान रखिएगा। तो वैल्यू ये हम लोग के पास में आ गया हुआ है, ये कर देते हैं इसको हम लोगों ने ये रिजल्ट। तो देखिए दिस वैल्यू वी हैव गॉट इट 16 और 36 का अंडर रूट इज इक्वल टू 6। मेरे पास वैल्यू आ गया AB = BC = अंडर रूट 6 एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास ये देखिए जो मान आया हुआ है CA का मान हमारा 6 है, करेक्ट है 6 है। तो ये हम लोग को वैल्यू आ गया। मतलब ये AB और BC बराबर है बट CA के बराबर नहीं है, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर तीनों बराबर आ जाता तो हम लोग इक्विलेटरल में बात करते, करेक्ट है। तो हम लोग आगे अगर बढ़े हैं इसको लेकर के तो 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये क्या कह रहा है। सो let's see the question number 14 है ना। What is the question number 14 में अगर हम लोगों ने बात करते हैं तो 2 cards are drawn at random from the pack of 52 cards. Find the probability that both the cards are of red color or they are pink. ध्यान रखिए ताश की जो पत्ती होती है ओवरऑल इन द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स यू नो दिस वन देयर आर 52 कार्ड्स, 52 पत्ती होते हैं, उसमें 4 तरह का पत्ती होते हैं। 26 आपका रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं और रेड में भी 2 कैटेगरी का हॉट और डायमंड होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई मैंने 2 कार्ड को खींच रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड रेड हो और क्वीन भी हो जाए ना। तो क्वीन किसका होगा, एक तो डायमंड तरफ से क्वीन आ जाएगा और एक हर्ट तरफ से क्वीन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से PR प्रोबेबिलिटी फॉर द रेड कार्ड के लिए हम 2 कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल कार्ड मेरे पास 52 है, उसमें से 2 सेलेक्ट करने का तरीका तो 52C2 सेलेक्ट करने का तरीका कॉम्बिनेशन में ना 52 पत्ते हैं, इसमें से संभवतः 2 कार्ड जितने तरी से निकाल लेंगे उसको सैंपल स्पेस करते हैं। और अब हम लोग कह देंगे 26 मतलब डायमंड और हर्ट को मिला करके 26 रेड कार्ड होंगे, उसमें से कोई 2 कार्ड निकालेंगे तो रेड ही आएगा। तो 2 रेड कार्ड होने की इवेंट्स और टोटल सैंपल स्पेस को डिवाइड कर देंगे तो रेड आने की संभावना, दोनों कार्ड को रेड आने की संभावना हम लोग को निकल गया। साथ में हम लोग को क्वीन आने की संभावना की बात अगर कह रहा है, क्वीन आने की संभावना तो 4C2
C2 क्वीन हमारे पास टोटल प्लेइंग कार्ड में 4 तरह के होते हैं, 4 में से 2 तो कोई क्वीन 2 आ गया ना, तो दे आर क्वीन, तो 4 में से 2 क्वीन का ना। लेकिन मेरे को क्या निकालना है माय डियर, ये निकालना है कि दोनों का दोनों कार्ड रेड हुए और दोनों हम लोग को क्वीन हुए। तो हमारे पास ऐसा 2 ही कार्ड होगा जो कि रेड भी होगा और क्वीन होगा, तो 2 में से 2 का सेलेक्ट कर दिए। लेकिन मेरे पास सैंपल स्पेस है 52C2 और 2C2 का मान हम लोग के 1 होता है। तो ये देखिए ये इंटरसेक्शन है, ये इंडिविजुअल इवेंट्स है। और अगर ऐसा हम लोगों ने निकाल लिया तो हमारे पास ये देखिए आ रहा है, सो आवर एम इज टू फाइंड द कार्ड्स आर आइदर रेड और क्वीन। तो आइदर के लिए हमारे पास कंसेप्ट यूनियन कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला है PR + PQ माइनस इंटरसेक्शन, मतलब रेड एंड क्वीन हो जाए तो 26 डिवाइडेड बाय 52C2, ये आपका रेड आने की संभावना, ये क्वीन आने की संभावना और दोनों एक आने की संभावना, तो ये सबको मिला के कहते हैं चाहे रेड चाहे क्वीन आने की संभावना। तो माय डियर हम लोगों ने एक एक करके आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम यूज करके आपको बता रहे हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, अगर NCR होते हैं तो हम लोग तोड़ते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये देखिए 26C2 है, 26C2 का देखिए तो 26, 25, 24 और नीचे में 2, तो जैसे ही तोड़िएगा तो फैक्टोरियल r का मान 2 और 26 में से 2 जाएगा तो 24, 24 को काट दिए तो ये 26C2 का मान हम लोग 13 × 25 आ गया। उसी तरह से 52C2 नीचे में 50 आएगा, 52 में से 2 घटाएंगे तो 50 और 52 को तोड़े तो 50 तक आ गया, इसको काट दिया और यहाँ 2, तो ये 26 आ गया। मल्टीप्लाई किएगा तो 26 × 51 वैल्यू आएगा हम लोग को 56C2 का मान। फिर 26C2 बाई 52C2 का मान निकाले तो ये देखिए हम लोग को वैल्यू, ये आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4C2 का मान 6 होते हैं और 2C1 का मान आपके पास 2C1 का मान कैसे निकालिएगा, तो बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, यही ना निकालिएगा। तो फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल 0 है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होते हैं, तो कट करके हमारे पास मान 1 आ गया। तो फर्स्ट देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 52C2 का मान हमने नीचे निकाल रखा था, ऊपर वाला मान भी अलग अलग मैंने निकाल के दिखा दिया है। अब टोटल का कैलकुलेशन अगर करें तो मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी पे करेंगे तो कट पिट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आया हुआ है 55 और 221, दिस इज योर होल वैल्यू। नीचे में एलसीएम ले लीजिए और साथ में 13 और 25 को गुना करके 6 जोड़ करके घटा लीजिए, मतलब जो आएगा उसमें से 5 जोड़ दीजिए तो ये वैल्यू हम लोग को आया 38 रिजल्ट। तो ऐसा सपोज कि हमारे पास सेक्शन बी का भी टोटल का टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है और यहाँ तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। ये क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए आप लोग, यहाँ जो कैलकुलेशन है क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर मेरे पास 2 कार्ड ताश के पत्ता से खींच रहे हैं तो क्या संभावना है कि दोनों कार्ड रेड हो या दोनों कार्ड क्वीन हो, या कह रहा है मतलब यूनियन की बात कर रहा है, और दोनों एक साथ और रेड एंड क्वीन हो तो इंटरसेक्शन कहता है। तो रेड एंड क्वीन अगर कहेगा तो 2 ही कार्ड होंगे, राइट। रेड या क्वीन कहेगा तो 2 नहीं, उससे ज्यादा हमारे संभावना है। ये देखिए यहाँ से तो मेरे पास कह रहा है 2 कार्ड पहले चुनने का तरीका हम सैंपल स्पेस कहेंगे। तो 52 कार्ड्स में से 2 को चुनना है, तो चुनने के लिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप मतलब कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो हम लोग कहते हैं 52C2, 52 कार्ड में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने की विधि, जितना पॉसिबल तरीका उसको सैंपल स्पेस करते हैं। इसमें से पहला है कि रेड, पहला तरीका है रेड। तो रेड हम लोग 26 में से 2 चुनेंगे तो रेड आ जाएगा। तो जो इवेंट है सैंपल स्पेस के रेशियो को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दूसरा हम लोग कह रहे हैं कि भैया क्वीन आने का तरीका, तो मेरे पास टोटल ताश के पत्ती में 4 तरह के क्वीन होते हैं, उसमें से 2 क्वीन आने का तरीका, तो 4 में से 2 सेलेक्ट कर लेंगे और सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे। अगला हम लोगों ने कह दिया कि रेड और क्वीन हो जाए, तो रेड और क्वीन 2 ही होगा और 2 कार्ड को सेलेक्ट करना है, तो 2C2, जिसको हम लोगों ने ऐसे कर दिया। फॉर्मूला है LCR का फॉर्मूला, ये देखिए फैक्टोरियल n डिवाइडेड फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया है।
तो 26 C2 को तोड़ेंगे तो हम लोग के पास में रूल के अनुसार अगर यहाँ लगाइएगा तो आपके पास ये वाला वैल्यू आ रहा है 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिएगा 26 माइनस 2 और नीचे में फैक्टोरियल 2 आएगा। तो भैया ये मेरे पास यहाँ आने वाले कितना है, ये है 26 और ये है 25 और ये 24 यहाँ पे लगा दिया, ये है 24 यहाँ पे लगा दिया इंटू 2 कर दिया। तो ये कट गया और यहाँ से हम लोगों ने ऐसे काट दिया। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ लिखे थे 13 इंटू 25। इसी तरह से 52 C2 को ओपन कर लिया था, राइट। और इसी तरह से हम लोगों ने सारा का वैल्यू निकाल करके कैलकुलेशन में यहाँ पर हमने सबका मान बैठा दिया। कैलकुलेशन जब हम लोगों ने किया टोटल तो 55/2 to 1 प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना का मान लेस देन 1 होते हैं एंड वी हैव गॉट इट। अब लगते हैं क्वेश्चन सी में। डियर फ्रेंड्स, अब सेक्शन सी की बारी है एंड सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चन है सब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 15 से लेकर के 19 तक सब लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से भी आपको 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, राइट। certainly each questions carries 5 marks, so certainly a long time का है and all questions based on the concept. Let us start one by one. Here the 50 number question कैसे है? From 6 gentlemen and 4 ladies, committee of 5 is to be formed. भाई 6 gentlemen है और 4 ladies लोग हैं, सब में से मिलाकर के 5 की कमिटी बनाना है। मतलब 6 जेंटलमैन और 4 लेडी मिलाएंगे तो 10 लोग थे, 10 में से 5 का लेकर के एक कमिटी बनानी है। और इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। पहला क्वेश्चन है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब कमिटी को हम किसी ग्रुप में से कितना भी नंबर ले सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि कमिटी इज टू बी इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, मतलब दूसरा में ये कह रहा है कि कमेटी जो हम बनाएंगे उसमें कम से कम एक लेडी जरूर होंगे। एक से अलावा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 के 4 लेडी हो सकते हैं। 4 से ज़्यादा लेडी ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास लेडीजों की संख्या कितना है, 4 है। लेकिन हमारे पास अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो वी हैव द 6 जेंटलमैन आउट ऑफ 6 जेंटलमैन वी कैन सेलेक्ट ए कमिटी ऑफ 5 विदाउट लेडी। मतलब मेरे पास अगर 5 का कमेटी बनाना है और कोई शर्त नहीं है तो 6 जेंटलमैन में से हम 5 को लेकर ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं आपको ग्रुप ऐसा बनाना है जिसमें कि एक लेडी कम से कम हो। तो यहाँ पर हम लोग शर्त देखते हैं कि भाई दिया हुआ क्या है, 6 जेंटलमैन सीरीज पर जो दिया हुआ है हम लोग लिख देते हैं। ये मैं जेंटलमैन 6 एंड लेडीज 4 है। व्हाट इज आवर एम? हम लोग का एम जो है वो देखिए क्या चाहिए, कमिटी ऑफ 5 विदाउट एनी कंडीशन। क्या चाहिए माय डियर? कमिटी ऑफ 5 विदाउट एनी कंडीशन, वी वांट दैट कमिटी ऑफ 5। तो 5 बनाने के लिए मेरे पास देखिए कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको। पहला ऐसा कमिटी हो सकता है जिसमें कि 6 का 6 जेंटलमैन है, मेन लोग हैं, फीमेल लोग है ही नहीं, लेडी तो हमने लिया ही नहीं क्योंकि इसमें कोई शर्त आपको दिया हुआ नहीं है। आप 5 का कमेटी बनाने के लिए सिर्फ बोल रहा है, 6 में से 5 हम लोग ले लेंगे। लेंगे कैसे? 6 में से 5 का सिलेक्शन तो 65 लिखेंगे और लेडी लोग के लिए ही नहीं तो 4C0, यहाँ से मैंने किसी को नहीं लिया। दूसरा तरीका था कि हम लोगों ने 4 मेल को लेंगे, मतलब जेंटलमैन तरफ से ले लेंगे और 1 लेडी तरफ से लेंगे। तो ये भी मेरा काम फिनिश हो गया, ये भी दूसरा ग्रुप बन गया। हमको 5 की कमेटी बना, इसमें 4 आपके जेंटलमैन होंगे और 1 लेडी होंगे। तीसरा टाइप में जो ग्रुप बना सकते हैं इसमें 3 जेंटलमैन है और 2 लेडीज को ले ले। अगला जो हम लोग कंसेप्ट ले लेंगे उसमें 2 जेंटलमैन और 3 लेडीज को ले सकते हैं। आगे जो हम एक लेंगे 1 जेंटलमैन और 4 लेडीज को ले सकते हैं। सब में मेरा 5 का कमेटी ही तो बना है, ये कमेटी 5 का ही है जिसमें कोई शर्त नहीं लिया हुआ है। हम 5 के 5 जेंटलमैन ले सकते थे या हम लोग उसमें जेंटलमैन के साथ में लेडीज ले सकते हैं और लेडीज मैक्सिमम 4 ले सकते हैं। तो 4 लेडी लेंगे तो 1 जेंटलमैन हमको लेना ही पड़ेगा। तो ये शर्त था हमारे पास में कि अगर कोई शर्त नहीं है और 5 का कमेटी बनाना है, 10 लोग हैं जिसमें 6 जेंटलमैन हैं और 4 लेडी लोग हैं, अब 5 की कमेटी बनाना है। तो भाई हम लोग को कमेटी बनाने के आइदर तरीके हैं। मेरे पास 5 ग्रुप बनाने के लिए एक तरीका ये भी था, ये भी था, ये भी था, सब में 5-5 का ग्रुप बनाया है। तो
टारगेट क्या है, 5 का ग्रुप बनाना। तो 5 का ग्रुप बनाने का प्रोसेस मेरे को अलग अलग है, लेकिन 5 का ग्रुप हर में बन रहा है। तो जब कभी कोई काम फिनिश हो जाता है किसी 2 या 3 स्टेप्स लेने से ही, तो मेरे पास 2 ग्रुप से कुछ लोग को ली है, 5 का ग्रुप बन गया, ये भी 5 का बन गया। तो आपस में ये सब ग्रुप को वैल्यू निकालने के लिए टोटल कितने पास मेथड हो गए, तो हम एडिशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एडिशन का ये भी 5 का, चाहे ये भी 5 का, चाहे ये भी 5 का, चाहे ये मेरे पास कितने तरह से बनाने के लिए है। दिस इज ग्रुप ऑफ 5 और दिस इज ग्रुप ऑफ 5 और दिस इज ग्रुप ऑफ 5। ऐसे हम लोग काम करते हैं। तो और जहां रहता है या का कॉन्सेप्ट, वहां पर एडिशन लगाते हैं। अब यहाँ पर 5 लेने के लिए हम 3 इसमें से मिलेंगे एंड यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 2 इसमें से लेंगे, तब जाके 5 बनेगा। मेल में से 2 लेंगे, लेडीज में से 3 लेंगे ना, मतलब 2 मेल से और 3 फीमेल से, तब जाके मेरे को 5 बनेगा। मतलब 5 का काम करने के लिए 2 ग्रुप में से हमको 2 तरीका से सेलेक्ट करना ही करना है। तो ऐसा काम फिनिश होने के लिए तो यहाँ प्रोडक्ट ग्रुप या ये भी 5 का, या ये भी 5 का, या ये भी 5 का, या और का कॉन्सेप्ट आता है, तो बीच में एडिशन देते हैं। तो मेरे पास 5 का ग्रुप, हमारे पास 5 को बना और 5 को आपस में ऐड कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है जो फर्स्ट में हम आपको निकाले थे। 65 का रूल जो लगाएंगे, तो रूल के अनुसार से फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इनटू 6 में से 5 जाएगा, तो 1 कर दिया, तो इसका 6 मान आया। इसी तरह से 4 का मान फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 4 और फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो ये कट गया, तो 1 मान आया। 4 का मान निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 और 6 में से 4 जाएगा, तो फैक्टोरियल 2 कैलकुलेशन किया तो 15 आ गया। 4C1 का मान 4 आ गया। तो माय डियर, यहाँ देखिए सारे का मान हम इस साइड में भी कैलकुलेशन करके आपको दिखाए हुए हैं। 6C3 का मान 20 आएगा, 4C2 का मान 6 आएगा। पॉसिबल वेज, अब यहाँ से हम लोग के पास में देखिए पॉसिबल वे ऑफ मेकिंग कमिटी ऑफ 5, पॉसिबल वे ऑफ मेकिंग कमिटी ऑफ 5, ये सबको हम लोगों ने जोड़ देंगे। ये भी 5 का कमिटी तैयार है, ये भी 5 का तैयार है, ये भी 5 का तैयार है। तो 5 का कमिटी जितने तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, तो सबको निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। क्योंकि कमिटी 5 का, चाहे ये सब में 5 लोग हैं। लोग अलग अलग टाइप का है, बट लोग हैं कितना, 5 ही हैं। इसीलिए जहाँ पर या का कॉन्सेप्ट आते हैं, वहाँ पर हम लोग एडिशन रूल लगाते हैं। और 5 का कमिटी बनाने के लिए 4 और 1, 3 और 2 और का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वहाँ पर हम लोग को एक प्रोडक्ट का रूल लगाते हैं। तो भाई अब यहाँ पे कैलकुलेशन को आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो 6C2, 6C1, 4C3, 4C4, ये सब का मान हम आपको यहाँ देखिए निकाल करके सब दिखाए हुए हैं। आप कॉपी पे अपने से बगल में कैलकुलेशन कर देंगे रफ पार्ट में। भाई ये टू पुट द वैल्यू ऑफ 6C5 एंड 4C0। 6C5 का मान 6 निकाले और 4C0 का मान 1 होता है। 6C4 का मान अभी निकाला है, यहाँ देखिए 15 निकाले थे, और 4C1 का मान आपका 4 निकाले हैं। तो सब का मान रखते जा रहे हैं। 6C3 का मान इधर निकाले थे, 6C3 का मान 20 और 4C2 का मान 6, 6C2 का मान 15 एंड 4C3 का मान 4, फिर 6C1 का मान 6 एंड 4C4 का मान 1 होते हैं। भाई ये सब चीज को हम लोगों ने रख दिया। तो 6 + 60 + 120 मल्टीप्लाई कीजिए, 120 + 60 + 6, इसे 252 नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज मेरे पास कितना होगा, 252 तरीका से 5 लोग का कमिटी बना सकते हैं, जिसमें से कि 6 जेंटलमैन है और 4 लेडीज हैं, और इसमें कोई शर्त नहीं है। तो 5 लोग को लेके कमेटी बनाने का तरीका मेरे पास 252 है। इज इट क्लियर? अब अगला देखिए, कह रहा है कमिटी ऑफ 5 कंसिस्टिंग एटलीस्ट 1 लेडीज। भाई हम लोग ऐसा वाला काम करते हैं कि एटलीस्ट 1 लेडीज की बात अगर करेंगे तो ऐसा कमेटी करें जिसमें कि सिर्फ जेंट्स वाला कमेटी को हटा देते हैं। सिर्फ जेंट्स वाला कमेटी को हटा देंगे तो 1 लेडीज, चाहे 2 लेडीज, चाहे 3 लेडीज, चाहे 4 लेडीज, मतलब 5 के कमेटी में अगर 1 लेडीज लेंगे तो 4 जेंटलमैन लेंगे, 2 लेडीज लेंगे तो 3 जेंटलमैन लेंगे, 3 लेडीज लेंगे तो हमारे पास 2 जेंटलमैन लेंगे, और 4 का 4 लेडीज ले लेंगे तो 1 जेंटलमैन तो ले ही लेंगे। तो हमारे पास 5 का कमेटी बन गया। इसका मतलब ऊपर जो शर्त दिया हुआ था मेरे को क्वेश्चन में, यहाँ से देखिए ये वाला जो ग्रुप हम देख रहे हैं, इस ग्रुप में कोई लेडीज नहीं है। ये क्या है, नो लेडीज वाला ग्रुप है, नो लेडीज वाला ग्रुप है। तो आप बताओ कि टोटल सवाल में से नो लेडीज वाला ग्रुप को हटा दीजिए तो कम से कम 1 लेडीज, चाहे 2 लेडीज, चाहे 3 लेडीज, चाहे 4 का 4 वाला मेरे पास मिल जाएंगे।
तो मेरे को मेथड्स मेरे पास मिल गए हैं कि भैया पूरे ग्रुप में से 4 को जेंटलमैन लो तो 1 लेडी लो, दूसरा में 3 को जेंटलमैन लो तो आप 2 को क्या लेंगे, लेडी लेंगे, 2 जेंटलमैन लेंगे तो 3 लेडी लेंगे, 1 जेंटलमैन लेंगे तो 4 लेडी लेंगे, 4 से ज़्यादा ले नहीं सकते हैं। तो अभी निकाले तीसरा कमान, तो ये 60 आया था, ये 120, ये 60 और 6 ये आंसर आ गया 246। आई सपोज कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हम लोग कमिटी बनाते कैसे हैं ना। और ये पढ़ने का तौर तरीका भी है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स and you know this one's dictionary that is written on the basis of the concept of the permutation, and wherever we make the different type of the groups or committee then we use the concept of the combination। बहुत सारा कमाल का चीजें हैं, ये मैथमेटिक्स में एक अलग स्टाइल का चीज है जो कि जनरली आप लोग लगता है कि हम सिर्फ मैथ में ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। विदाउट मैथमेटिक्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विल बिकम ब्लैक एंड व्हाइट। सो मैथमेटिक्स यू नो दिस वन सब सब्जेक्ट का रानी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, आप इस चीज को समझ रखते हैं कि ये सबके दिलों पर राज करता है, यही है मैथमेटिक्स ना। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द होल साइंस एंड सब्जेक्ट। बिना मैथ का आप किसी चीज को बोलिएगा तो बॉडी विदाउट द बोन्स हो जाएगा। आप लोग समझते हैं ना, आपका स्ट्रक्चर सॉलिड कब दिखता है, जब बोन्स बहुत सॉलिड होते हैं। इसीलिए आपका नॉलेज तभी सॉलिड होगा जबकि आपका मैथमेटिक्स सॉलिड होगा। सो कैच द नर्व ऑफ मैथमेटिक्स विद फिनिश। ओके बेटा नेक्स्ट अब आइए, यहाँ से मेरे पास क्वेश्चंस है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम these numbers in that order we obtain an AP by arithmetic progression। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड यहाँ पर है फाइंड द नंबर्स, ये आपको निकालने हैं। तो लेट अस सी। चलो माय डियर, द सम ऑफ 3 नंबर्स, यहाँ से हम लोग वंस मोर आई विल रिपीट द क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये आया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज योर 16 नंबर क्वेश्चंस। हाँ चलो भाई, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। ओके डियर फ्रेंड्स, already we have done the question based on the combination and committee formation. Here the sum of the 3 numbers in GP is 56। 3 नंबर GP में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 56 है। If we subtract 1, 7 and 21, मतलब GP में जो 3 नंबर लेंगे, तीनों में से 1, 7 और 21 हटा देंगे तो वो नंबर का जोड़ AP में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर्स। ओके फाइंड द नंबर्स। भैया ये क्या है, तो सस्ता है। 3 नंबर्स इन जीपी में लेने का तौर तरीका ऐसे होता है, ध्यान रखिए। 3 नंबर्स इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो है कि जो लगातार नंबर का रेशियो का मान कांस्टेंट मिलता है। फिर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो है रेशियो ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो है डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव नंबर। 2 लगातार नंबर के बीच का अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, उसको अरिथमेटिक कहते हैं। और 2 लगातार नंबर का रेशियो अगर कांस्टेंट होगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो जब कभी भी मैथमेटिक्स में अगर 3 लगातार नंबर लेना पड़ेगा एपी में या जीपी में, तो जीपी में अगर लेना है तो आपको इस तरह से याद कर लीजिए। 3 नंबर को लिखने का तरीका है a/r a और दिस इज ar, दिस बाय दिस या दिस बाय दिस का रेशियो हम लोग को मिलेगा r। ये जीपी है। अगर यहाँ पर एपी में लेना होगा तो a माइनस डी एंड a प्लस डी। ये 3 लगातार नंबर एपी में हम लोग लेते हैं और ये वाला 3 लगातार नंबर जीपी में लेते हैं, राइट। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग 3 नंबर को इस तरह से ले लिए हैं। अब यहाँ समझिए कि 3 नंबर्स अगर हम लोगों ने ले लिया है तो 3 a/r a और ar। अब ये तीनों का जोड़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको सवाल में दिया हुआ है, तीनों नंबर को अगर हम जोड़ देंगे तो 56 आएगा। a को कॉमन लिया तो a × 1/r, यहाँ से 1 और यहाँ पर r, दैट इज इक्वल टू 56। ये क्वेश्चन नंबर के अनुसार हम इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ न्यू नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1, 7। देखिए माय डियर, ये हम अपने से नहीं कह रहा है कि ये तीनों नंबर में से ऑर्डर में रिस्पेक्टिवली 1, 7 और 21 को घटा देंगे
तो a बाई आर माइनस 1 पहला में से, a माइनस 7 दूसरा में से, और थर्ड टर्म में से ए आर माइनस 21 को माइनस किए। ये जो नंबर बना डियर, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये किसमें बन गया है, एपी में बन गया है। ओके, तो एपी में हम लोग सब जानते हैं कि अगर कोई नंबर एपी में होता है, ध्यान दीजिए, हम आपको यहाँ से ऐसे बता देते हैं कि अगर ए और बी और सी एपी में है तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होते हैं डियर। मतलब दो नंबर आप लास्ट फर्स्ट और लास्ट के जोड़ का 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो बीच वाला नंबर मिल जाती है। तो हमारे पास यहाँ देखिए एपी में है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हम लोग को यह वाला कॉन्सेप्ट के बराबर आ गया। और यहीं से जब दाएं बाएं हमने 2 से इधर इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, या देखिए ए बाई आर माइनस 22 है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर 2a माइनस 14 है। डियर देखो ये सिर्फ कैलकुलेशन किया गया है, आप लोग भी थोड़ा आराम से इसको कीजिएगा अपने से। 2 को इधर मल्टीप्लाई किए तो 2a माइनस 14 और ए आर है, ए बाई आर है, और यहाँ पर यहाँ माइनस 21 और माइनस 122 हो गया। नंबर को एक साइड और बाकी टर्म को एक साइड, तो यहाँ से हम लोग जो 22 दिख रहा था ना, ए बाई आर, और इधर का 22 हम लोगों ने ये देखिए उठा के इधर ले गए और इधर वाला ए उठा के इधर ले गए, तो 2a को इधर ले आए हैं। ए को कॉमन ले लिया तो ए को कॉमन लिया तो आर ए बाई आर, ए को कॉमन ले लिया, सजा लिया, इसको लेफ्ट साइड इसको राइट साइड। देन दूसरा इक्वेशन हम लोग को बन गया है, सो डियर देखो सेकंड इक्वेशन व्हाट वी हैव गॉट इट, दिस इज द वैल्यू। एक इक्वेशन हम लोग को मिला हुआ था तीनों का जोड़ 56, और दूसरा इक्वेशन हम लोग को मिला r 1 बाई आर माइनस 2 इंटू ए इक्वल टू ए। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, एक में 2 से डिवाइड कर दिए हैं, एक में 2 से डिवाइड कर दिया है, तो a इंटू 1 बाई आर 1 और a r था, a इंटू आर 1 बाई आर माइनस 2 56 बाई 8 आ गया। अब इसी को हम लोगों ने सॉल्व कर रहे हैं डियर। तो सॉल्व करने के बाद ये देखिएगा, दिस इज हाउ मच वैल्यू वी हैव गॉट इट हियर, दिस इज 7। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो देखिए यहाँ 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें 7 7 बाई आर माइनस 14, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो आर 1 बाई आर प्लस 1। अब ऐसा काम कर लेते हैं कि आर वाले को एक साथ, 1 बाई आर वाले को एक साथ और नंबर को एक साथ। ये माइनस 14 को इस साइड में ले जाएगा तो प्लस चला जाएगा, इस सब इधर आकर के माइनस हो गया, तो 7 में से आर जाएगा तो 6 बचेगा, 7 बाई आर में से 1 बाई आर को घटा देंगे तो ये भी 6 बच गया। डियर ये देखो हम लोग इसको काट दिया, उड़ा दिया, 3 से उड़ा दिया तो 2 यहाँ बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। एलसीएम ले तो 2r स्क्वायर, यहाँ से माइनस 5 प्लस r 10। इस एलसीएम को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। बताइए यहाँ से फैक्टराइजेशन हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, 2r स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास है माइनस 5 और 2 का 2 4 हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r से इट मींस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू हाफ और r इक्वल टू 2, राइट बाय। r का मान निकल गया, तो किसी एक इक्वेशन को हम लोग ले लीजिए तो a का मान निकल जाएगा ना, किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए। तो ध्यान रखिए यहाँ से कोई टेंशन नहीं लेना है। इक्वेशन नंबर 1 में ले लिया a into 1 by r plus 1 plus r equal to 56। ये कौन सा इक्वेशन था भैया, ये कौन सा इक्वेशन था, इसीलिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग r का मान अगर 1/2 रखते हैं, ध्यान रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में पॉसिबली r का मान हाफ भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं। तो हम 1/2 रखेंगे तो 1/1/2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1 और r का मान 1/2। तो यहाँ से देखिए 2 1 3 और 1/5 है, 7/2 हो गया। और इसको हम लोगों ने फैक्टरिक किया तो a का मान डियर आ गया है 16। ध्यान दीजिए यहाँ से 3 यहाँ से 7 अच्छे 7/2 हो गया, 56 और यहाँ से गुना हो जाएगा। तो a का मान आया 16 और r का मान यहाँ पर कितना था डियर, r का मान कितना हमने लिया था 1/2। तो ये पहला सीरीज हम लोग को बन गया। तो पहला सीरीज नंबर में अगर बात करेंगे तो a का मान 16, r का मान 1/2, यहाँ पर a 16 और ar का मान 16 into 1/2। तो पहला ये देखिए 2 जो नीचे में दिख रहा है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 16 into 32 ये 16 और ये वाला a। दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। बट माय डियर आप ये भी समझिए कि आपके पास पॉसिबली ये भी तो संभव है, ये भी तो संभव है डियर। आप यहाँ से देखिए r का मान हम बोलिए सर आपने हाफ ले लिया, मेरे पास ये भी लेना संभव है। हम केस नंबर 2 कर दिए इसको, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 लेंगे तो यहाँ a फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया, यहाँ से सेकंड भी ले सकते थे,
फर्स्ट ये a इंटू 1/2 प्लस हाफ प्लस 2 r का मान लिखिएगा, हम लोगों ने लिख दिया 2, तो 1/r का मान 2 1 आ गया, ऐसे हो गया। काट पीट किया तो यहाँ भी a का मान फिर से मेरे को कितना आ गया है, ठीक है ना 16, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 आ गया, तो dr पिछला केस भी आया था, लेकिन तरीका क्या है a/r, तो 16/2 ये 16 और 16 मतलब नंबर वही आया मेरे को, बट ऑर्डर बदल गया, 8 को 16 को 32 को, या यहाँ पर हम लोग आंसर में क्या देंगे 32 कहेंगे, 16 कहेंगे, 8 कहेंगे। ये दोनों का दोनों कौन सा सीरीज में है, जीपी सीरीज में है। दोनों का दोनों कौन से जीपी सीरीज में है। हम लोग दिस बाय दिस और दिस बाय दिस कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पे हाफ आ रहा है, तो 2 रहे कि हाफ रहे कांस्टेंट आ रहा है ना, इसलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इसमें से जो गिवन नंबर सब्ट्रैक्ट करके घटा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोगों ने बात को बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से, दिस इज योर 17 नंबर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन perpendicular to the line x minus 7y plus 5 equal to 0 and having x intercept 3। कमाल हो गया, कमाल हो गया है एकदम। x intercept दिया हुआ है, फिर 3 है। x intercept, find the equation of the line perpendicular to the line base। ठीक है भाई, perpendicular to the line, जैसे perpendicular कर दिया तो जो लाइन है उसका स्लोप का मान निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो 1 by -7 माइनस फार्मूला का तो 1/7। अब लाइन परपेंडिकुलर कह देगा तो ये जो स्लोप आते हैं हम लोग का, देख रहे हैं ना, ये जो स्लोप आते हैं इसको उलट करके माइनस लगा दीजिए। तो 1/7 को उल्टा 7 और माइनस लगा दिया, इसलिए कि हमारे पास m इंटू mt मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -1 होते हैं, और ये वाला मान ऐसे हो गया, और ये वाला परपेंडिकुलर है -1, तो दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हम लोग को -7 आ गया। ये भैया हमारे पास ये मान आ गया। अब कह रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि इंटरसेप्ट x एक्सिस पे कितना किया हुआ है, x एक्सिस पे x इंटरसेप्ट हमारे पास 3 है, हैविंग इंटरसेप्ट 3, x एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट है। तो बताइए इक्वेशन ऑफ द लाइन जनरल लीजिए y = mx + c। अब यहाँ से देखिए y = 0 अगर हम लोगों ने बात कर दिया और x का मान कितना रख दिया भाई, इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट का मतलब y का मान क्या होना चाहिए हमको, फिर से समझिए। जब इक्वेशन हमने ले लिया y = mx + c, को स्ट्रेट लाइन है, m का मान हमने निकाल लिया तो y = -7 + c है। c का मान निकालने के लिए हम लोग कह रहे हैं भाई अगर कोई लाइन जो है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 दे रहा है तो वहां पर y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो y का कोऑर्डिनेट देखिए हम लोग यहाँ पर रख दिए कितना, y का मान जैसे हम यहाँ 0 बैठाएंगे ना, 0 बैठा दिया तो मेरे पास वैल्यू ये आ रहा है, x का मान देख लीजिए यहाँ से 0 0 इज इक्वल टू, हम लोगों ने ऐसे लिख रहे हैं -7 गुने 3 + c, c का मान मेरे पास आ गया 21, c का मान कितना आ गया 21। और जैसे ही हम लोग मान रख दिए तो y = mx + c, तो y का मान हमको ये देखिए इक्वेशन निकालना ही है, तो y = n का मान -7 और c का मान हम लोग यहाँ से निकाल लिए। तो फिर से कर देंगे y का मान इंटरसेप्ट अगर निकालना है, series ones, if you want to calculate the equation of the straight line which is perpendicular to this line having intercept 3 on the x axis, तो x axis पे 3 दिया है, इसका मतलब जहां भी इंटरसेप्ट किसी एक्सिस पे दिया रहता है, x पे दिया है तो y का मान 0 कर दीजिए, और y का मान y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है तो x का मान 0 कर दीजिए। यही तो कॉन्सेप्ट बताया है। तो यहाँ से हम इसलिए हम इस इक्वेशन में y का मान 0 रख देंगे और x का मान 3 रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा ना, x का मान 3 रख दीजिए और यहाँ से लिख लीजिए, हकीकत में ये वाला टर्म को आपको ऐसे लिख देना था, 0 = -7 × 3 + c, ये लिखा हुआ है राइट साइड में भाई, राइट साइड में लिखा हुआ है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए -7 × 3 + c = 0। माय डियर किसका मान, y को 0 पुट कर दिया, c का मान हम लोग कितना निकल गया 21। तो बस हमारे पास वैल्यू है y = mx + c, c का मान 21 रख दिया और रिजल्ट आ गया हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 17। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए सर्कल से दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन कहाँ से लिखा हुआ है भैया,
circle. Find the equation of the circle with radius pi, whose center lies on x-axis and passing through the point 2, 3. Wow. Find the equation of the circle. Circle का इक्वेशन निकालना है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है पाई, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस. चल भैया सेंटर लाइज ऑन द x एक्सिस. और जैसे ही x एक्सिस पे अगर हम लोग बात करेंगे डियर, तो ये तो तय है कि y का कोऑर्डिनेट 0. तो x एक्सिस का हम लोग मान ले लिए अल्फा बीटा गामा जो लेना है, तो हमें अल्फा और y का मान 0, क्योंकि सेंटर कहाँ लाई कर रहा है x एक्सिस पे. रेडियस कितना दिया हुआ है 5. पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है तो 2, 3 से. तो ये बताइए ओ ए का मान हम किसके बराबर लगा देंगे 5 के बराबर लगा देंगे. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला कीजिए 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर. हम अंडर रूट बराबर 5 लिखते हैं या तो हम 5 स्क्वायर कर दिए हुए हैं. तो जैसे ही हम ये वाला मान को कर दिए तो पॉसिबल जो मान निकालना है 2 माइनस 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर या 925 है. तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 12 या फिर यहाँ देंगे 9 4 13 और इधर आ गया तो माइनस 12 आ गया. जैसे ही हम इसको सॉल्व करना शुरू कर दिए हम लोगों को, तो बताइए तो क्या वैल्यू आया. अल्फा का 2 मान हम लोग को आया हुआ है. वी हैव गॉट द 2 वैल्यू अल्फा इक्वल टू -2 एंड 6. ये फैक्टराइज कर दिए अल्फा प्लस 2 और अल्फा माइनस 6. इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू -2 एंड 6 आ गया. अब बताइए कि हमारे पास सेंटर का मान -2 और 0 भी ले सकते हैं और रेडियस 5 भी ले सकते हैं और 6 और 0 भी ले सकते हैं और रेडियस 5 भी ले सकते हैं. तो 6 और 0 अगर लीजिएगा तो x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. एक इक्वेशन -2 और 0 लेंगे हम लोग तो और रेडियस 5, तो हम लोग कहेंगे x - -2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर. और इसी को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है x plus 2 का whole square plus y square equal to 5. Then we have got the result this one as well as we have got the result this one. This is good questions. हम लोगों के पास जैसा कॉन्सेप्ट कर रहा है उसी के हिसाब से हम लोगों ने ले रखा है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डियर. अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या करता है आगे भी हम लोग पढ़े. Here we have studied some concept about the probability. Right now this is the question that is very much important, and this type of questions is generally asked in examinations. If A and B are the two events such that A equal to 0.54, then if A and B are the two events, probability of happening A that is of 0.54. A का घटने की संभावना लिखा हुआ है 0.54, B का 0.69 और A and B का 0.35 लिखा हुआ है. तो फाइंड PA नोट. A का घटने का प्रोबेबिलिटी लिखा है 0.54, तो नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है. तो डियर वी नो दिस वंस, आप लोग सब ये जानते हैं, इतना टेंशन नहीं लेना है कि घटना घटना और घटना नहीं घटना दोनों का प्रोबेबिलिटी मिला करके 1 होता है. ये सब लोग जानते हैं. कोई भी काम करेंगे तो हाँ चाहे तो ना, दोनों मिला के 100% है. अगर कोई चांस है काम होने की संभावना 40% है तो नहीं होने की संभावना 60% है. इसलिए दोनों को जुड़ा के 100% होते हैं. तो यहाँ कह रहा है P A डैश मतलब A को नहीं होने की संभावना, तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों का जोड़ है A, तो नहीं होने की संभावना 1 माइनस P के होने की संभावना, तो 1 माइनस P A और P A का मान 0.54 दिया हुआ है. सो रिजल्ट दैट इज 1 माइनस 0.54 0.46. अब ये कह रहा है दूसरा वाला क्वेश्चन कि P, ध्यान रखिएगा हम लोग सेकंड P A यूनियन B का मान निकालना है. तो वी नो दिस वन, A यूनियन B मतलब A या B को होने की संभावना या कहता है ना, तो चाहे A होवे चाहे B होवे चाहे दोनों होवे, ये तो हम लोग बात करते हैं A और B. A या B का मतलब A हो जाए या B हो जाए या दोनों हो जाए, ये चीज टोटल मिला करके हम लोग A यूनियन B. तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, दिस इज अ फार्मूला. ये PA PB और इंटरसेक्शन का मान रखा हुआ है, वैल्यू रख दिए. देन वी हैव गॉट द वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.88. अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग A एंड B, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग A एंड नॉट हैपनिंग B. तो भाई मैं इस चीज को आप कह सकते हैं A या B को एक साथ नहीं घटने की संभावना. ध्यान रखिए, अगर इसको हम लोगों ने ऐसे वेन डायग्राम से समझाएंगे तो कोशिश कीजिएगा ना समझाने का, हम कोशिश करते हैं आपको. ये सेट है A होने की संभावना और ये वाला सेट है, इसमें हम लोग करते हैं B घटना होने की संभावना.
और ये वाला जो बीच वाला हम लाइनिंग कर रहे हैं इसको हम लोग कह देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों होने की संभावना। ठीक है भाई, क्योंकि ये दोनों में इंटरसेक्शन है। अगर ई वाला को हम लोगों ने बात करेंगे ऐसे तो केवल ए घटने की संभावना, और ई वाला को बात करेंगे तो केवल बी घटने की संभावना। राइट, टोटल यहाँ से देखिएगा, ये टोटल कहेगा तो ए, और स्लेंट लाइन को कहेंगे तो केवल ए। किस तरह से हम लोग बात को करते हैं तो कह देंगे ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए डैश का मतलब बाहर वाला एरिया, ए वाला को छोड़ करके जो मान होगा ए डैश। बी डैश कहने का मतलब ये वाला बाहर वाला एरिया, मतलब ये सब को छोड़ करके ये जो बाहर वाला एरिया होगा उसी को हम लोग कहते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। या इसी को आप ए यूनियन बी का मतलब आप समझिए, ए यूनियन बी का मतलब फोटो के अनुसार में ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये सब को मिला दीजिएगा तो हम लोग को बन जाता है ए यूनियन बी, चाहे ई चाहे ये चाहे दोनों। राइट, अब इसी को कह देंगे इसको छोड़ करके तो बाकी बाहर वाला एरिया आ जाएगा। उसी चीज को देखिएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान ए यूनियन बी को छोड़ करके, मतलब ये बाहर वाला इलाका हो गया, तो ये डैश है बी है, यहाँ देखिए डैश है, तो डैश वाला हटाने के तरीका क्या है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का मान निकाले हुए हैं, आंसर निकाल दिया तो वैल्यू ए यूनियन प्लस हम लोग को ये आ गया है। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो वैल्यू कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी हो और बी न हो। ठीक है भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश हम लोग कह रहा है, मतलब पी ए और बी नहीं होने की संभावना के लिए हम लोग ये बात को कह देंगे पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी को हटा दीजिए। यहाँ देखिए पी हो लेकिन बी नहीं हो, तो ये वाला बी होने की संभावना है, जिसमें से कि कुछ भाग है जहाँ पर भी ए हो सकता है। ये देखिए ई वाला जो हम फिल कर रहे हैं ग्रीन के साथ में, वो जोन में आपका ए का कुछ भाग हो सकता है, बी भी नहीं हो, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बी कभी नहीं हो, तो हम लोग ए का पार्ट में से ये वाला इंटरसेक्शन को हटा देंगे, तो हम लोग के पास ए होगा बट बी नहीं होगा। तो ए मेरे को पूरा है, उसमें से बी वाला पार्ट जो ए के साथ में कॉमन है उसको हटा दीजिए, तो ए के साथ में कॉमन है उसे हम लोगों ने हटाया, तो मान हम लोग को ये देखिए इस मान को पार्ट को हटा दिया, 0.54 में से 0.35 दैट इज 0.9, दिस इज योर वैल्यू, वी हैव गॉट इट। अगला कह रहा है बी हो बट ए नहीं हो, तो ओनली बी नॉट ए, तो बी में से हम जो कॉमन बी में ए वाला पार्ट होगा, तो बी में से ये जो ए का पार्ट ये वाला कॉमन है उसको हटा दीजिए, तो सिर्फ एंड सिर्फ मान हम लोग को ये वाला निकालना है। ये देखिए ये वाला मान को निकालना है, तो ये मान निकालने का तौर तरीका क्या होगा भाई, बी में से इंटरसेक्शन पार्ट को हटा दिए, तो 0.6 में से 0.35 को हटा दिया, दैट इज 0.34, दिस इज योर रिजल्ट। ये आपका सेक्शन सेट ए का एंड हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये वाला आप लोग सब क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार लिखिए और एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा थिंक ट्वाइस, इफ यू आर नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा अपने से लॉजिकली सोचें, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।